वेलकम टू यस स्टडी एजुकेशन। मैं चांदनी फिर से एक नया वीडियो लेकर आई हूँ। ये वीडियो विशेष रूप से सीटेट पेपर फर्स्ट से संबंधित है। आज इस वीडियो में हम सब एनसीईआरटी बुक क्लास 4 का लेसन 20 से लेकर लेसन 23 तक का ईवीएस के विषय में चर्चा करेंगे। इससे पहले हम लोग क्लास 3 का ईवीएस का टोटल लेसन तथा क्लास 4 का लेसन 1 से लेकर लेसन 19 तक का वीडियो कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने यह वीडियो नहीं देखा है और अगर आप उसे देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है, वहां से आप देख सकते हैं। और हाँ, अगर आपको लगे कि मेरा वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो जल्दी से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ही ना भूलें। तो चलिए बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं। लेसन 20 मिलकर खाएं। इस लेसन में दिया गया है कि बच्चे सब किस प्रकार मिलजुल कर एक साथ खाना खाते हैं, एक साथ बैठते हैं और एक साथ नाच गाना करते हैं और नाटक जैसे कार्यक्रम करते हैं। यही सब इस चैप्टर में दिया हुआ है। तो इसमें सबसे पहला जो टॉपिक है वो है बिहू का त्योहार और उसका सबसे पहला पॉइंट है यह असम में चावल की फसल कटने के बाद मनाया जाने वाला पर्व है। बिहू जो है वो असम में मनाया जाता है और ये जब कब मनाया जाता है तो जब चावल की फसल कटती है उसके बाद यह पर्व मनाया जाता है। यह पर्व माघ महीने के 14 और 15 जनवरी को मनाया जाता है। जो बिहू का पर्व है वो माघ महीने के 14 और 15 जनवरी को मनाया जाता है। इस तिथि को असमिया कैलेंडर के 10वें महीने अर्थात माघ के प्रथम और द्वितीय तिथि के रूप में भी मनाया जाता है। इस पॉइंट को बिल्कुल ध्यान रखिएगा कि असमिया कैलेंडर के अनुसार 10वें महीने के माघ के प्रथम और द्वितीय तिथि के रूप में मनाया जाता है। यानी कि माघ का प्रथम तिथि हो जाता है 14 और द्वितीय तिथि जो हो जाता है वो 15 हो जाता है। और जो महीना कब होता है तो वो 10वां महीना होता है। ये ध्यान रखिएगा कि असमिया कैलेंडर के अनुसार 10वां महीना होता है और माघ का प्रथम और द्वितीय तिथि को बिहू का त्योहार मनाया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है पर्व के पहले दिन को उरुका कहते हैं। जो पर्व का पहला दिन होता है उसे उरुका कहते हैं। जो पर्व होता है वो 2 दिन मनाया जाता है, तो पहला दिन जो होता है उसे उरुका कहते हैं। इसी दिन इस पर्व में अस्थाई शेड बनाते हैं। इस शेड को छप्पर कहा जाता है जिसे भेला घर कहते हैं, यानी कि अस्थाई शेड बनाया जाता है। और सामूहिक भोजन का आयोजन होता है जिसमें सभी परिवार पैसे मिलाकर बोरा चावल मछली सब्जी आदि का इंतजाम करते हैं। जो पर्व का जो पहला दिन जिसे उरुका कहा जाता है उसमें एक अस्थाई शेड बनाया जाता है, उसी शेड को भेला घर कहा जाता है। और इला दिन सामूहिक भोज होता है जिसमें बोरा चावल होता है, मछली होती है, सब्जी का इंतजाम किया जाता है। तो भेला घर कैसा होता है ये देखिए, यही भेला घर है। ये अस्थाई जो ये छप्पर है इसे ही शेड कहा जा रहा है। इसी दिन भेला घर के पास ही 4 बांस लगाकर उस पर पुआल एवं लकड़ी से ऊंचा गुंबज बनाया जाता है जिसे मेजी कहते हैं। तो मेजी क्या होता है कि भेला घर जहां बनाया जाता है उसी के पास में बांस लगा दिया जाता है, उस पे पुआल एवं लकड़ी से ऊंचा गुंबज बनाया जाता है जिसे मेजी कहा जाता है। तो देखिए मेजी कैसी होती है। देखिए ये मेजी है जो भेला घर के पास में ही ये बनाया जाता है। और ये देखिए यहाँ पे 4 बांस चारों तरफ से लगाया जाता है और बीच में पुआल रखा जाता है तथा लकड़ी इस पे डाल के ऊंचा गुंबज बना दिया जाता है। यही मेजी है। यहाँ केले के पत्ते पर खाना परोसा जाता है। यहाँ जब भोज होता है तो भोज में केले के पत्ते पे खाना परोसा जाता है। सभी को शाम में चाय और पीठा भी खाने के लिए दिया जाता है। शाम होती है तो शाम में सबको चाय और पीठा दिया जाता है। उरुका का दूसरे दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करके मेजी और भेला घर जलाकर बिहू का शुभारंभ किया जाता है। जैसा कि मैं मेजी और भेला घर आपको चित्र के द्वारा उसे दिखा दी हूँ, उसी में आग लगा दिया जाता है सुबह, यानी कि उरुका के दूसरे दिन उसमें आग लगा दिया जाता है और उसके बाद बिहू का शुभारंभ किया जाता है।
गांव के सभी लोग इस मेजी के चारों ओर एकत्र होकर भगवान से मंगल की कामना करते हैं और विभिन्न वस्तुएं भी मेजी में भेंट करते हैं। जो गांव के सभी लोग होते हैं वो मेजी के चारों तरफ घूमते हैं और भगवान से अपने घर के लिए, सुख संपत्ति के लिए मंगल कामना करते हैं और बहुत सारी वस्तुएं भी मेजी को भेंट में चढ़ाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, बिहू उत्सव के दौरान ज्यादातर महिलाएं पाट और मूंगा की मेखला चादर पहनती है। जो ज्यादातर महिलाएं होती है वो जब बिहू का उत्सव होता है तो वो पाट और मूंगा की मेखला चादर पहनती है। इसको भी ध्यान से देखिएगा कि बिहू उत्सव के दौरान पाट और मूंगा की मेखला चादर पहनती है। नेक्स्ट टॉपिक है चेवा चावल। चेवा चावल क्या होता है? चेवा चावल बनाने के लिए सबसे पहले ताव यानी कि ताव को कड़ाही कहा जाता है, तो ताव को आग पर रखा जाता है। इसमें पानी उबालकर भींगे चावल को डालकर केले के पत्ते से ढक दिया जाता है और फिर थोड़ी देर में चेवा चावल बनकर तैयार हो जाता है। तो चेवा चावल बनाने के लिए कुछ खास नहीं किया जाता है। चेवा चावल बनाने के लिए सबसे पहले तावा जो होता है, कड़ाही जो होता है, उसको आग पे रख दिया जाता है। फिर उसमें पानी उबाल दिया जाता है और फिर भींगा हुआ चावल को उसमें डाल दिया जाता है। फिर उसको केले के पत्ते से ढक दिया जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान दीजिए कि चेवा चावल बनाने के लिए जो कढ़ाई होती है उसको केले के पत्ते से ढका जाता है। उसके बाद चेवा चावल जो होती है वो बनके तैयार हो जाती है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है बोड़ा। बोड़ा असम में खाए जाने वाले चावल की एक किस्म है जो पकने के बाद चिपचिपे हो जाते हैं। इसको ध्यान दीजिएगा कि जो बोड़ा चावल होती है वो कहाँ पाया जाता है, तो वो असम में पाया जाता है और पकने के बाद चिपचिपे हो जाते हैं। आप लोग अगर सीटेट का एग्जाम दे चुके होंगे तो आपको पता ही होगा कि सीटेट किस प्रकार का प्रश्न पूछता है। अगर नहीं दिए हो उनके लिए मैं बता देती हूँ कि सीटेट जो होता है वो लंबा लंबा क्वेश्चन पूछता है और लंबा लंबा उसका ऑप्शन भी होता है। तो एक एक टॉपिक को आप ध्यान से देखिएगा और एक पॉइंट को भी ध्यान से देखिएगा ताकि जो पेपर फर्स्ट में ईवीएस है, ईवीएस से आपके एक भी प्रश्न न छूटे। उसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक है मिड डे मील। तो भात सुक्तो में चावल और रसे वाली सब्जी यानी कि सुक्ते को रसे वाली सब्जी भी कहा जाता है। हमारे देश में बहुत सारे बच्चों को भरपेट भोजन नहीं मिलता है। इस वजह से वे बिना खाए ही स्कूल चले जाते हैं पर खाली पेट वे पढ़ाई में ध्यान नहीं लगा पाते हैं। इसी कारण सरकार ने मिड डे मील की व्यवस्था की है। ये जो तीनों पॉइंट है, 3 पॉइंट को ध्यान रखिएगा कि सरकार ने मिड डे मील की व्यवस्था क्यों की। इसलिए कि क्योंकि हमारे देश में सारे बच्चों को भोजन भरपेट नहीं मिलता था। उसके बाद बच्चे जो है बिना खाए हुए स्कूल चले जाते थे और जैसे उसकी खाली पेट होती थी तो उन्हें पढ़ाई में ध्यान नहीं लग पाता था। इसी को मद्देनजर रखते हुए सरकार ने मिड डे मील की व्यवस्था की है। उसके बाद में 4th पॉइंट है, सबसे पहले मिड डे मील तमिलनाडु में शुरू हुआ था। इसको भी ध्यान से देख लीजिएगा कि मिड डे मील सबसे पहले कहाँ शुरू हुआ था, तो वो तमिलनाडु में शुरू हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट है, इसमें बच्चों को मध्याह्न समय में भात और सुक्तो खिलाया जाता है। जब बच्चे का जब लंच टाइम होता है तो लंच टाइम में बच्चे को भात और सुक्तो यानी कि मैं आपको बताती हूँ कि रसे वाली सब्जी खिलाया जाता है। मिड डे मील प्रारंभिक शिक्षा यानी कि कक्षा 1 से 8 तक के स्कूलों में सभी बच्चों के लिए अनिवार्य है। ये कक्षा 1 से 8 तक के बच्चों के लिए मिड डे मील की व्यवस्था की गई है। भात सुक्तों के साथ कभी कभी लूची, छोला दाल और मिष्टी भी खिलाया जाता है। ये भात सुक्तों के साथ साथ कभी कभी क्या मिलता है, तो लूची, छोला दाल और मिष्टी भी खिलाया जाता है। उसके बाद में नेक्स्ट लेसन है लेसन 21 खाना खिलाना। इस लेसन में गुरुद्वारे के बारे में चर्चा किया गया है कि बच्चे गुरुद्वारे जाते हैं, वहाँ पे गुरुद्वारे में जो लंगर होता है उसमें शामिल होते हैं और एक साथ भोजन खाते हैं, उसी के बारे में इनमें चर्चा किया गया है। तो सबसे पहला जो टॉपिक है वो है लंगर। लंगर क्या है, तो गुरुद्वारे में एक साथ मिलकर खाना पकाने और खाने को लंगर कहा जाता है। तो गुरुद्वारे में एक साथ मिलकर खाना पकाते हैं और एक साथ खाना खाते हैं, उसी को लंगर कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा, इसमें 2 पॉइंट मिल रहा है, एक साथ मिलकर खाना पकाने और खाने। तो सीटेड में आपको किसी भी तरह के प्रश्न दिए जा सकते हैं। नेक्स्ट जो है वो कड़ाह प्रसाद। कड़ाह प्रसाद हलवा को कहा जाता है। बड़ी सी कढ़ाई में आटा घी में भूनकर बनाते हैं। जो कड़ाह प्रसाद होता है वो बड़ी सी कढ़ाई में उसमें आटा और घी डाल दिया जाता है और उसको भून के कड़ाह प्रसाद बनाया जाता है।
नेक्स्ट नोट है, गुरुद्वारे में सभी सिर ढक के रहते हैं। इसको ध्यान दीजिएगा कि गुरुद्वारे में सब क्या करते हैं। तो गुरुद्वारे में सभी सिर ढक के रहते हैं। अरदास के बाद सभी को कड़ा प्रसाद दिया जाता है। तो कड़ा प्रसाद कब दिया जाता है? तो जब अरदास हो जाती है उसके बाद कड़ा प्रसाद दिया जाता है। के बाद में नेक्स्ट लेसन है लेसन 22, दुनिया मेरे घर में। इस लेसन में सीटेट से संबंधित कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं था। इसमें एक स्टोरी है जिसमें घर के सभी परिवार एक साथ जब टीवी देखने बैठते हैं तो उसमें से सबका अपना अपना पसंदीदा प्रोग्राम होता है। उसमें से कोई कहता है कि मुझे गाने का प्रोग्राम देखना है, कोई कहता है कि मैं सीरियल देखूंगी, कोई कहता है मुझे कार्टून देखना है, तो कोई कहता है कि मुझे फुटबॉल मैच देखना है। लेकिन उसमें सबसे बड़े जो डैडी होते हैं वे शाम को आते हैं तो वो बोलते हैं कि मैं तो सिर्फ, तुम लोग तो दिन में भी अपना सीरियल देख सकते हो या कोई प्रोग्राम देख सकते हो, लेकिन मैं तो सिर्फ शाम को ही देखता हूँ, तो मुझे फुटबॉल मैच देखना है। तो आखिर में सबको अपने डैडी की ही बात माननी पड़ती है और वे सभी बैठ के एक साथ फुटबॉल मैच देखते हैं। इसमें कुछ खास नहीं है। नेक्स्ट लेसन है लेसन 23, पोचमपल्ली। मुख्तारपुर गांव तेलंगाना राज्य के पोचमपल्ली कस्बे के पास है। यहाँ के ज़्यादातर परिवार बुनकर है। जो मुख्तारपुर गांव कहाँ है? तो तेलंगाना राज्य के पोचमपल्ली कस्बे के पास मुख्तारपुर गांव है। पहले जो ये मुख्तारपुर गांव था वो आंध्र प्रदेश में के पोचमपल्ली कस्बे के पास था, क्योंकि तेलंगाना जो था पहले आंध्र प्रदेश में ही था। लेकिन जैसे ही 2014 में इसका बंटवारा हुआ तो ये तेलंगाना राज्य में मुख्तारपुर गांव पड़ गया, यानी कि पोचमपल्ली कस्बा तेलंगाना राज्य में पड़ गया। तो इसको ध्यान रखिएगा। यहाँ के ज्यादातर लोग क्या है? तो वो बुनकर है। नेक्स्ट पॉइंट है, यह बुनाई बहुत ही सुंदर और अपने आप में अनोखी होती है। ये जो बुनाई होती है पोचमपल्ली वो बहुत ही सुंदर होती है और अपने आप में ये अनोखी होती है। इसको भी देख लीजिएगा। उनकी बुनाई को पोचमपल्ली के नाम से जाना जाता है। यही जो बुनाई करते हैं, क्योंकि ये पोचमपल्ली कस्बे के पास यह बुनाई होता है, इसीलिए इसको पोचमपल्ली के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, यहाँ बनाई जाने वाली साड़ियाँ बहुत ही सुंदर और अपने आप में अनोखी होती है। इसको भी ध्यान से देखिएगा कि यहाँ जो साड़ी बनाई जाती है वो बहुत ही सुंदर होती है और अपने आप में अनोखी होती है। इसके बाद में नेक्स्ट एक नोट है, इसको मैं लिख दी हूँ कि मुख्तारपुर गांव आंध्र प्रदेश के पोचमपल्ली कस्बे में था, अब यह तेलंगाना राज्य में है। इसको ध्यान से देख लीजिएगा। 2014 में जब तेलंगाना राज्य अलग हुआ था तो इससे पहले जो भी सीटेट में प्रश्न पूछे जाते थे उसमें आंध्र प्रदेश दिया हुआ था, लेकिन 2014 के बाद में यह तेलंगाना राज्य में मुख्तारपुर गाँव आ गया है। इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है, पारंपरिक व्यवसाय अधिकतर घर में ही सीखे जाते हैं। इनमें पोचमपल्ली कारीगर की तरह बहुत सारे हुनर सीखने होते हैं। पारंपरिक व्यवसाय का मतलब हो गया कि जो परंपरा से चली आ रही है, जो हमारे पूर्वज करते थे वो उस व्यवसाय को अब हम भी कर रहे हैं, वही पारंपरिक व्यवसाय आ गया। तो जैसे इस पारंपरिक व्यवसाय में जो पोचमपल्ली जो कारीगर होते थे बहुत सारे हुनर उसमें सीखने पड़ते थे। तो अन्य पारंपरिक व्यवसाय में और कौन कौन आ गया? तो कालीन बनाना, खिलौने बनाना और इत्र बनाना, ये सब आ गया। अब इसमें कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं? तो क्वेश्चन हो सकता है इसमें आ जाए कि पोचमपल्ली कारीगर के अनुसार इनमें से नहीं है, तो ये हो सकता है ये तीनों दे दे और एक अलग से दे दिया जाए, या फिर इनमें से है दे देगा। तो ये तीनों दे दे और एक गलत दे दे और ए बी सी डी ऐसे करके भी ऑप्शन में दिया हुआ रहता है। तो आप ध्यान दीजिए कि अन्य पारंपरिक व्यवसाय में आएगा कालीन बनाना, खिलौने बनाना और इत्र बनाना। इन्हें तीनों ध्यान से देख लीजिएगा। इसके बाद में नेक्स्ट है, पोचमपल्ली की तरह ही भारत के कई इलाकों में कुछ खास चीज़ें बनाई जाती है। इन चीज़ों के नाम उस इलाके के नाम से ही मशहूर हो गए हैं, जैसे कुल्लू की शॉल। यहाँ पे देखिए कुल्लू की शॉल, मधुबनी पेंटिंग, असम की सिल्क और कश्मीरी कढ़ाई, ये सब जहाँ पे बनाए जाते हैं उसी इलाके के नाम से उसे फेमस कर दिया जाता है। जैसे पोचमपल्ली कस्बे के पास बनाया जाता है कि पोचमपल्ली बुनाई के नाम से वो फेमस हो गया, ठीक उसी प्रकार कुल्लू जो है ये हिमाचल प्रदेश का एक जिला है। यहाँ की शॉल बहुत ही फेमस है, तो पे शॉल फेमस है। मधुबनी पेंटिंग, मधुबनी पे है तो वो बिहार में है, वहाँ पे मधुबनी पेंटिंग फेमस है। असम की सिल्क फेमस है और कश्मीर में कढ़ाई फेमस है। इसको ध्यान से देख लीजिएगा। तब तक के लिए इतना ही।
अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और कमेंट करना बिल्कुल ही ना भूलें। अगर आप कुछ कहना चाहते हैं या कुछ बताना चाहते हैं या और कुछ सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। धन्यवाद।